आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देख लीजिए कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं भारतीय जलवायु क्षेत्र को। पहला, अक्षांश। देखिए, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। इसके पहले के चैप्टर में भारत की अवस्थिति हमने बताई थी। उसमें आपको ग्लोब के माध्यम से अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को पूरी तरह से समझाया गया था। यह भी बताया गया था कि भारत किन किन रेखाओं के मध्य में स्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार, ये सारे डिटेल आपको वीडियो में पहले के मिल चुके हैं। इसलिए यहां पे उसी के अनुसार, उसी जानकारी के आधार पे आप अध्ययन करेंगे। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा मैंने दिखाया भी था, आपको समझाया भी था, बताया भी था कि कर्क रेखा चूंकि भारत के बिल्कुल मध्य भाग से गुजरती है, इसलिए यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है। पहला उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। ठीक है, उत्तरी भाग की बात करेंगे तो वो हिमालयी क्षेत्र होते हैं। दक्षिणी भाग की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होंगे। ठीक है, ये सभी आपको इसके पहले के चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए। ठीक है, वही चीज यहां पे कही जा रही है। कच्छ का रण आप देख ही रहे हैं, गुजरात के क्षेत्र में। मिजोरम यानी आपकी पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपका कर्क रेखा का पूर्वी से लेकर पश्चिमी छोर है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि दक्षिण क्षेत्र में आधा भाग स्थित है और इसके उत्तरी क्षेत्र में हिमालयी क्षेत्र स्थित है। अब दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं कर्क रेखा से, तो इसमें कहा गया है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण कटिबंध जिसे हम कहेंगे जहां क्या हो, तापमान वर्ष भर क्या है, अधिक रहता है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। यहां तापमान क्या होता है, कम रहता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। ठीक है, चूंकि यह कर्क रेखा चूंकि बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा अब भारत का आधा भाग चूंकि उसके ऊपर पड़ता है, आधा नीचे, लेकिन क्या है, उसके करीबी क्षेत्र में है, बिल्कुल करीब क्षेत्र में है। इसीलिए यह उष्ण कटिबंधी एवं उपोष्ण कटिबंधी जलवायु की विशेषताएं दर्शाता है। ऊंचाई की बात करते हैं, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। चूंकि आपको मैंने बताया था हिमालयी क्षेत्रों के बारे में, तो उसमें विभिन्न चोटियों के बारे में बताया था, उनकी ऊंचाइयां अलग अलग थी। तो
तो हम औसत की बात करते हैं तो औसत में आपका 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। चूंकि हम भारतीय तटीय क्षेत्र की यदि बात करें तो आप देखेंगे कि आपके अरब सागरीय क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों में क्या है, जो तटीय भाग है, तट है, वो क्या है, सर्वाधिक है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तो देखिए तटीय क्षेत्रों की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। चूंकि यह तटीय क्षेत्र क्यों है, क्योंकि सागर से ये ऊंचे हैं। अब चूंकि जहां ऊंचाई आएगी, जहां सागर का जल नहीं पहुंच पाएगा, वही क्या होंगे, धरातलीय क्षेत्र होंगे। और धरातलीय और सागरीय क्षेत्र दोनों जहां आपस में मिलते हैं, उन्हीं क्षेत्रों को हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इनकी ऊंचाई भी लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। मध्य एशिया की बात करें तो हम हिमालय से ऊपर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे आपके अफगान क्षेत्र में, या फिर चीन की तरफ, या फिर हम मध्य एशिया में बात कर लेते हैं आपके रूस के पार्ट को। तो इन तरफ से, इस तरफ से जो भी हवाएं आती हैं, ये ध्यान रखिए, आपको उसका भी एक रीजन है, एक कारण है, ठीक है। वो कारण भी आपको बताया जाएगा, लेकिन चूंकि अभी हम टॉपिक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ अभी टॉपिक पे फोकस कीजिए और जो पॉइंट आपके सामने है इस पे फोकस कीजिए कि मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं, तो चूंकि कश्मीर का जो क्षेत्र है वो क्या है, हिमालयी क्षेत्र है। हिमालय में चूंकि चोटियां क्या है, काफी ऊंची है, आपको दिखाया भी गया है, 6000 मीटर के लगभग बताया गया है। तो 6000 मीटर की जो चोटियां हैं वो उनके लिए क्या करेंगी, अवरोध का काम करेंगी, रुकावट का काम करेंगी, रोकने का कार्य करेंगी। तो इसीलिए यह भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों यानी आपके मध्य प्रदेश या उससे नीचे के भाग का है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इनमें इनका प्रवेश नहीं हो पाता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। क्योंकि आप मध्य एशिया क्षेत्रों की अगर देखेंगे तो मध्य एशिया क्षेत्र में आपके क्या है, ठंड अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि यह ध्रुवों के नजदीक है। अब ध्रुवों के नजदीक होने के कारण इनकी अपनी समस्याएं हैं, कुछ स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जिनके कारण यहां क्या है, ठंड का प्रभाव है। लेकिन हमारे क्षेत्रों में कहें तो चूंकि ये हवाएं क्या होती हैं, एक रुकावट के रूप में यहीं पर रोक दी जाती हैं भारत में प्रवेश करने से पहले ही हिमालय के द्वारा। इसीलिए हिमालय को क्या कहा जाता है, पहरेदार कहा जाता है। यह हवा को भी रोक देता है और मानवों को भी रोक देता है, और मानवों को तो छोड़िए, किसी आक्रमण के लिए भी यह क्या करता है, एक रुकावट का कार्य करता है। इसीलिए भारत का सबसे बड़ा पहरेदार हिमालय को कहा गया है। ये आपके जानने की चीज है, आपको जानना चाहिए। वायु दाब एवं पवनों की चर्चा करेंगे तो भारत में जलवायु तथा संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें
धरातलीय पवनों की बात यदि हम करेंगे तो किसकी बात होगी? जो धरातल के समीप क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण तथा ऊपरी वायु परिसंचरण में क्या कहेंगे हम? देखिए, एक कुछ हवाएं तो धरातल के समानांतर उसके सबसे करीब से होके गुजरती हैं, जो हवाएं हमें महसूस भी होती हैं। ठीक है, ऊपरी यानी कुछ हवाएं ऐसी हैं, जैसे आपको कभी कभी आप अगर बादल घने हो गए हैं और वर्षा का मौसम बना हुआ है तो आप देखते हैं ना कि आसमान की तरफ आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आप कहते हैं कि ये जो बादल है वो चल रहे हैं, तो वो बादल एक्चुअल में नहीं होती, वो हवाएं होती हैं। ठीक है ना? चूंकि उनकी सघनता क्या होती है? ज्यादा होती है, जल की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो वही जल चूंकि अब इसमें कुछ रीजन होता है कि सूर्य की रोशनी के कारण वह जल क्या हमें नीला दिखाई देता है, बादल के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो वह भी क्या है? ऊपरी वायु परिसंचरण है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवात आप लोग जानते ही हैं, चक्रवात के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि चक्रवात किस प्रकार के होते हैं। आइए, 3 पॉइंट हो गए, इनका डिटेल देख लेते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ट्रेड विंड व्यापारिक पवने की बात करेंगे तो ये पवने स्थायी होती हैं, ये हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं, ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, इनमें इन हवाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, ये हवाएं क्या होती हैं? चलती हैं व्यापारिक पवनों के रूप में। इन्हें व्यापारिक पवने कहा जाता है, ट्रेड विंड कहा जाता है। यह हवाएं वर्ष भर क्या करती हैं? एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। उत्तरी गोलार्ध, उपोष्ण कटिबंधीय क्या है? उष्ण कटिबंधीय से, चूंकि उष्ण कटिबंधीय में तापमान अधिक होता है तो वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। उपोष्ण कटिबंधीय में क्या होता है? तापमान कम होता है तो वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। तो हवाएं हमेशा किधर चलती हैं? हवाएं हमेशा, इस बात को ध्यान रखिएगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है। तो प्रवाह इनका निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ होता है, इसीलिए यह हमेशा क्या करेंगी? उष्ण वायुदाब, उष्ण कटिबंधीय पेटियों की तरफ चलेंगे। वही यहां पे बताया गया है। चूंकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग वर्ष भर उच्च वायुदाब क्षेत्र निर्माण होता है, ठीक है, इसीलिए यहां से हवाएं वर्ष भर निम्न वायुदाब क्षेत्र यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। देखिए कहां से? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। कॉरियोलिस बल के कारण, अब कॉरियोलिस बल देख लीजिए, यहां पे दिया गया है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में
दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना। तो चूंकि यह उत्तरी गोलार्ध में किधर विक्षेपित होने लगती है, दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता है ना कि पृथ्वी घूमती है। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो ये सोचता है मैं खड़ा हूं और पृथ्वी तो हिल नहीं रही है, तो ऐसा तो नहीं है सर, ऐसे ही बता दिए बस पृथ्वी घूमती है। अरे भाई घूमती है, यह सत्य है, हमें एहसास इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, जिसके कारण हम पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं और हमारा खिंचाव परमानेंट बना रहता है। इसी कारण हम पृथ्वी पर स्थिर होते हैं और हमें घूमती हुई चीजें महसूस नहीं होती हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। बस हमें क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट पे फुल फोकस करना होगा। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। चूंकि देखिए उच्च वायुदाब क्षेत्र से तो चल रही है, लेकिन उच्च वायुदाब क्षेत्रों में ज्यादातर क्या होता है, तापमान निम्न से अति निम्न होता है, जिसके कारण बर्फ जमे होते हैं और बर्फों से हवाएं नमी को एकत्र नहीं कर पाती हैं। इसी कारण इसमें नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। आगे देख लीजिए, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। ठीक है। तो चूंकि समुद्री क्षेत्र का कहीं भी इनसे सामना नहीं होता, और जब तक समुद्री क्षेत्र का सामना नहीं होगा, जब तक सागरों का जल इन्हें प्राप्त नहीं होगा, तब तक इनमें नमी क्या होगी, अति निम्न होगी। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आइए इसको भी हम और आप देख लेते हैं। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है, यानी क्या है, अलग है, विशेष है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। ठीक है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ठीक है। तो यदि हम शीत ऋतु की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होगा और यहां से हवाएं क्या होंगी, शुष्क चलेंगी और दक्षिण में निम्न वायुदाब वाले महासागरीय क्षेत्र में प्रवाहित होंगी। ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से, ठीक है ना, कहां से, दक्षिण में स्थित हिंद महासागर, मानचित्र देखिए, और आपके क्या है, भारत के दक्षिण में कौन स्थित है, हिंद महासागर है, से
दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए, किस तरफ? दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर, क्या करती है? विषुवत वृत्त को पार कर और मुड़ते हुए, दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन भी होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवने क्या हैं और किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपसे इसी तरह से चैप्टर से पूछे जाएंगे। ये पवने कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। चूंकि हिंद महासागर के तरफ से इनकी उत्पत्ति स्थल होती है, जिसके कारण इसमें जल का संचयन क्या होता है? भारी मात्रा में होता है। और यह दाहिनी ओर क्या करती हैं? विक्षेपित होती हैं। अभी आपको बताया गया था ना यहां पे कि यह दाहिनी ओर क्या होती है? विक्षेपित होती है पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उच्च वर्षा के क्षेत्र का निर्माण किया था और इसकी चर्चा की थी। इसी कारणों से मिजोरम के क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रभाव का एक मुख्य घटक जेट धारा है, ठीक है। जेट धाराएं देख लीजिए। चूंकि इसी का क्या है? ऊपरी परिसंचरण है। ये तो धरातलीय हवाएं हो गई। आपको यहां पे हमने एक पॉइंट बताया था आपको, वायुदाब एवं धरातलीय पवने। अब हम चर्चा करेंगे ऊपरी वायु परिसंचरण की, ठीक है। तो इसके ऊपरी वायु परिसंचरण किस प्रकार से है? जेट धाराओं का है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। इसीलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। अब जेट धाराओं के बारे में यहां रिफरेंस आप देखिए। ये एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई होगी? 12,000 मीटर से अधिक होनी चाहिए वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं, ठीक है। तो हमें इनकी ऊंचाई कितने पर मिलेगी? 12,000 मीटर से ऊपर। और इनकी गति क्या होगी? गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में क्या होगा? 184 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो आपने अपनी गाड़ियां तो चलाई होंगी, उसमें आपको पता ही होगा 110 की स्पीड क्या है और 184 की स्पीड क्या है। चूंकि आप लोगों ने अलग अलग स्पीड पे गाड़ियां चलाई हैं, अनुभव है आपको, तो आप समझ सकते हैं
कि 110 की रफ्तार में गाड़ी कितने तेज जाएगी, हवाएं कितनी तेज चलेंगी, और 184 के स्पीड में हवाएं कितनी तेज चलेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में सूर्य की अभिसारी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के ऊपर में चली जाती है, हिमालय के उत्तर में चली जाती है। ठीक है, तो हिमालय का उत्तरी क्षेत्र कहां है? ये आपका हिमालय का उत्तरी क्षेत्र तजाकिस्तान की तरफ पड़ता है, जो हमारे क्या है, सियाचिन के अगले भाग में है। उससे आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती हैं। तो आपको पता ही है हमारा क्या है, दक्षिणी क्षेत्र जहां से प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का भाग शुरू होता है, भारतीय उपमहाद्वीप का 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। इसके ऊपर जब आप बात करेंगे 10 से 14 डिग्री में, तो आप गर्मी के महीनों में पूर्वी जेट धाराओं का सामना उपोष्ण कटिबंधीय भाग में कर सकते हैं। देखिए, आपको यहां पे चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। ये हमारी धरातलीय पौने हैं जो मानसून का विकास करती है, जिनके कारण हमें क्या होती है, वर्षा की प्राप्ति होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धाराएं, ये है हमारी। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या है, ये हमारी यहां पे है। ठीक है, यहां पे देखिए जनवरी के महीने में मौसम किस प्रकार से प्रभावित होता है, यह आपको दिखाया गया है। और यहां पे क्या किया गया है, जून के महीने में मौसम किस प्रकार से प्रभावित होता है, यह आपको दिखाया गया है। यानी यह हमारा क्या है, ठंड का मौसम है, और ये हमारी ग्रीष्म काल है। ठीक है, आप इसे मानचित्र के द्वारा भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं।